जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, वहीं भारतीय सेना ने अपना एक डेमो प्रदर्शित किया जिसमें कि दिखाया गया कि कैसे आकाश मिसाइल और S-70 ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और पंजाब के शहरों को पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन से बचाया। और ये बात अब यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान ने भारत के गोल्डन टेम्पल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल रहा। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान के चाइनीज मेड A-100 MLRS PL-15 और हथ-1 बैलिस्टिक मिसाइल के जो मलबे हैं उन्हें शोकेस किया है, जो कि पाकिस्तानियों को एक बड़ी मिर्ची लगा रहा होगा। दोस्तों, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर शाहीन मिसाइल लॉन्च की, लेकिन अब अपडेट आया कि ये शाहीन नहीं बल्कि फतेह मिसाइल थी, जिसे कि हमारी S-400 ने इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया। और शाहीन, आप ये समझिए कि शाहीन की रेंज दोस्तों 1500 से 2000 किलोमीटर है और ये परमाणु सक्षम मिसाइल भी है। अगर इसका भी इस्तेमाल पाकिस्तान करता तो भारत इसे भी पहले ही खत्म कर लेता। हालांकि बाद में अपडेट आ गई कि भाई ये शाहीन नहीं बल्कि फतेह थी, तब जाकर के हमें भी अपने वॉइस ओवर में करेक्शन करना पड़ा। तुर्की और कतर, इनका बड़ा धोखा दोस्तों एक बार फिर से सामने आया है। कैसे इन दोनों ही देशों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को काफी मजबूत ढाल दे दी थी। भले ही अभी सीज फायर है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने भारत के राफेल फाइटर जेट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रखी थी। अब ये रिपोर्ट खुलकर सामने आई है जिसमें पता चलता है कि पाकिस्तान ने कतर और तुर्की की मदद से इन दोनों ही वेपन सिस्टम की कमजोरियां जानने की कोशिशें शुरू कर दी थी और ये कोशिशें लगभग 2-3 साल पहले शुरू हो गई थी। कतर के पास दोस्तों राफेल फाइटर जेट है। ऐसे में दोस्तों कतर में पाकिस्तानी पायलटों ने राफेल फाइटर जेट को उड़ाया, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, इवन ये भी सीखा कि कैसे भारतीय राफेल की ताकत और कमजोरियां यहाँ पर उन्हें पता चल सके। मतलब साफ था कि पाकिस्तान के पायलट राफेल फाइटर जेट के सीक्रेट जान जाए। हालांकि ये खबर 2019 में भी आई थी, लेकिन उस दौरान फ्रांस के जो डिप्लोमेट है उन्होंने कहा कि ये न्यूज फेक है, जिसे देखते हुए हालांकि फ्रांस के बाकी के जो लोग थे उन्हें पता था कि ये काम जरूर किया गया है और ये वाकई में हुआ था कि कतर इन्हें एक्सेस दिया था राफेल फाइटर जेट उड़ाने का। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रांस और भारत के राफेल फाइटर जेट में कुछ टेक्नोलॉजी कॉमन है, जैसे कि RBE-2 एक्टिव रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एयर टू एयर मिटियोर मिसाइल, स्कैल्प ग्राउंड अटैक मिसाइल कॉमन है। और ऐसे में दोस्तों एक ट्रेन पायलट को इस बात का पूरा पता होता है कि स्पेक्ट्रा सिस्टम को जाम कैसे किया जा सकता है, जिससे कि पायलट को राफेल की पूरी रेंज भी पता चल जाती है। अब कतर ने दोस्तों ये बड़ा धोखा भारत को दिया है। इवन अगर पाकिस्तानी पायलटों को राफेल की ट्रेनिंग मिली होगी तो उन्हें काफी सारी बातें पता चली होंगी कि राफेल की स्कैल्प माइका मिसाइलें कैसे अपने टारगेट को लॉक करती हैं, उन्हें ट्रैक करती हैं और उन्हें तबाह करती है। इवन दोस्तों ये भी मैं बता दूं आपको कि ये कमजोरियां जो इन्हें दी गई हैं कतर के द्वारा राफेल फाइटर जेट की, वो उन्होंने चाइना के साथ भी साझा की है। अब एंगल आता है तुर्की का। तुर्की के पास रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो कमजोरियां हैं वो पाकिस्तान को बताई। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया था, रिटेलिएट किया था, तो उस दौरान उसने हजारों की संख्या में ड्रोन्स लॉन्च शुरू कर दिए थे। यहाँ पर पाकिस्तान को लगा कि हम अगर मैक्सिमम स्वार्म ड्रोन्स का अटैक भारत के ऊपर करते हैं तो इनका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इसकी चपेट में आ जाएगा। दूसरी तरफ राफेल की कमजोरियां इनको पता चल चुकी थी। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो, पूरा एक पैकेज बहुत दिनों पहले तैयार हो गया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जीरो। ना ही इनकी PL-15 मिसाइल भारत को ट्रैक कर पाई, कैसे उसके मलबे गिरे पड़े हैं आपने देख लिए होंगे। तुर्की के ड्रोन्स कैसे खत्म हुए पड़े हैं वो भी आपने देखे। प्लस पाकिस्तानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराने का दावा कर रहे थे, तो आदमपुर में भारतीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली अपने बैकग्राउंड के पीछे S-400 दिखा करके दुनिया को बता दिया कि भैया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की वो ताकत है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस बारे में वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ दोस्तों चाइना ने भी भारत के खिलाफ एक बड़ी तैयारी कर दी है और चाइना अब इस तरीके की तैयारी भारत के खिलाफ कर रहा है, जैसे कि भारत ने पाकिस्तान के एयरफील्ड्स को और उनकी एयरफोर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, उस लेवल की तैयारी चाइना शुरू कर चुका है और ये तैयारियां उसने हिमालयन बॉर्डर पर करनी शुरू कर दी है। यारकंद, युतियान, टिंगरी, लोहंजे, बुरांग और इसके अलावा और भी 6 ठिकाने हैं जिन्हें चाइना अपग्रेड कर रहा है, जिनमें नए रनवे, हैंगर, ड्रोन बेस, रडार और वेपन डिपो शामिल हैं। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें बताती है कि चाइना तिब्बत में युद्ध के लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रहा है और इन सभी बेसिस में वो अपने CH-4 UAV, अवाक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डिप्लॉय कर रहा है, जो कि भारत के ज्योग्राफिकल फायदे को कम करते हैं। चाइना के पास कम से कम 2000 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 1300 से ज्यादा 4th जनरेशन या उससे बेहतर फाइटर जेट हैं। J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट इनके पास है, जबकि भारत के पास केवल राफेल फाइटर जेट है, कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है।
AMCA में 10 साल लगेंगे, लेकिन भारत ने भी चाइना को काउंटर करने के लिए ले, हासीमारा, तेजपुर जैसे एयरबेसिस में S-400, आकाश, राफेल, एडवांस रडार और पूरी साइबर सुरक्षा नेटवर्क को अपग्रेड किया है। 20 से ज्यादा एयरबेसिस में हाई एल्टीट्यूड फैसिलिटीज जोड़ी गई हैं, लेकिन फिर भी भारत फाइटर जेट्स के नंबर के मामले में पीछे है। इसीलिए दोस्तों भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि अपने AMCA प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए, अधिक से अधिक संख्या में UAV, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैयार करें, उनका एक मजबूत नेटवर्क बनाएं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया। भारत को सैटेलाइट इंटेलिजेंस और AI बेस्ड निगरानी को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि हर बार जंग के मायने बदलते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब पाकिस्तानी एयरफोर्स को कितना नुकसान पहुंचाया गया है उसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट जारी करेगी, और इस खुलासे में दोस्तों रेडार का डेटा, विजुअल एविडेंस, क्रैश साइट डिटेल्स होंगी, जिससे कि पाकिस्तान जो बार बार ये बोल रहा है ना कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका पूरा प्रूफ भारत दिखाएगा। जैसे कि भारत ने दोस्तों 2019 के बालाकोट झड़प में दिखाया था। इंडियन एयरफोर्स 100% श्योर है कि उसने राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के एक मिराज 5, 2 JF-17S और एक F-16 के साथ साथ एक साफ 2000 एरिया को मार गिराया, यानी कि कम से कम 5 एयरक्राफ्ट को भारत ने डाउन किया है पाकिस्तान के। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो भारत के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा कर रहा है, उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, और भारतीय वायुसेना बोल चुकी है कि हमारा ना तो कोई पायलट हताहत हुआ है और ना ही हमें कोई बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों अब दूसरी तरफ सबसे बड़ी अपडेट आ रही है आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को लेकर, जो कि अब तैयार हो चुकी है। और ये मिसाइल दोस्तों एक एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी कि आकाश सैम का एडवांस वेरिएंट। इसे इंडियन आर्म फोर्सेस में अब शामिल किया जाएगा। इसे खास तौर से दोस्तों हिमालयन बॉर्डर्स के लिए तैयार किया जा रहा है, और अगले 2 महीनों के अंदर इसके हाई एल्टीट्यूड वाले जो फाइनल टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं वो होंगे। ये आकाश सीरीज जैसे मैंने कहा काफी एडवांस होगी। इसमें 70 से 80 किलोमीटर की रेंज होगी, डुअल पल्स मोटर, KU बैंड रडार सीकर, मल्टी फंक्शनल रडार होगा, जो कि इवन दोस्तों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों का मुकाबला करने में इसे सक्षम बनाएगा। हर मौसम में इस मिसाइल से आप निशाना लगा सकते हैं। 96% स्वदेशी सामग्री इसमें है, और आकाश NG के तो एडवांस ऑर्डर भी भारत को आर्मीनिया की तरफ से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों DRDO की स्टार मिसाइल को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। स्टार यानी कि सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल। अब ये मिसाइल अपने डेवलपमेंट के 3rd फेज में पहुंच चुकी है, जहां पर दोस्तों इस मिसाइल के फुल सिस्टम इंटीग्रेशन और एडवांस वैलिडेशन ट्रायल्स किए जाएंगे ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट करने के लिए। इसकी स्पीड दोस्तों मैक 2.5 के आसपास होगी, और ये फुली स्वदेशी मिसाइल है, जो कि एडवांस एंटीशिप और स्टैंड ऑफ वेपन्स का मिमिक कर सकती है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन है, मतलब साफ है कि अलग अलग प्रोफाइल में, यानी कि मिशन प्रोफाइल में इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये इंडियन आर्म फोर्सेस की कॉम्बैट रेडीनेस को बढ़ाएगी। लेकिन स्टार मिसाइल में दोस्तों हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें DRDO का खुद का प्रपल्सन, गाइडेंस और कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी भारत के लिए रहेगा। दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो अब 2025 के अंत तक भारतीय सेना को 100 K9 वर्ज-T सेल्फ प्रोपेल्ड हवाईजर देना शुरू कर देगा, और इससे पहले आप सबको मालूम ही है कि 100 यूनिटें वो डिलीवर कर चुका है, और नया बैच 60% स्वदेशी कंटेंट के साथ होगा, जिसका प्रोडक्शन L&T की हजीरा फैसिलिटी में किया जाएगा। इस K9 को दोस्तों भारत की डाइवर्स टेरेंस के लिए बनाया गया। 155 mm/52 कैलिबर हाउसर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन से लेकर डेजर्ट ऑपरेशन कर सकती है, और इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, और साथ ही इसकी रैपिड फायर क्षमता है। वही दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की JSR डायनेमिक्स की खगंतक मिसाइल, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर है, और ये हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, इसे भारत ने डिप्लॉय किया था, जिसने कि कश्मीर में एक आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर हमला किया, जिसमें कि पाकिस्तान के 15 सैनिक मारे गए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI में इसे इंटीग्रेट किया गया है। इस मिसाइल की सटीकता यानी कि प्रिसीजन और AI गाइडेड सीकर दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले एसेट्स को टारगेट करते हैं, और खगंतक की दोस्तों ये जो बड़ी सफलता देखी गई है, वो अब इसे भारत का एक बैटल प्रूवन हथियार बनाती है। भारतीय सेना अब लो लेवल लाइट वेट रडार के नेक्स्ट जनरेशन के वेरिएंट को शामिल करने की योजना बना रही है, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट गैलियम नाइट्रेट बेस्ड आईएसआर रडार सिस्टम होगा। और DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो हमारे पास वर्तमान में लो लेवल लाइट वेट रडार है, उससे इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर होगी, और ये भारतीय सेना की बैटलफील्ड सिचुएशन अवेयरनेस को बढ़ाएगा। आपको बता दें कि लो लेवल लाइट वेट रडार का जो पहला वाला वेरिएंट है, उसमें अश्लेषा मार्क 1 है, जो कि एक 3D S बैंड बैटरी से चलने वाला रडार है, और ये अश्लेषा मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए काफी महत्वपूर्ण एसेट रहा है, जिसकी 1400 से ज्यादा यूनिटें इस वक्त युद्ध के मैदान में निगरानी के लिए शामिल की गई है। ये काफी हल्का है, और इसका मैन पोर्टेबल डिजाइन है। इसे 3 मैन पैक में ले जाने और 5 मिनट से कम समय में डिप्लॉय किया जा सकता है।
लेकिन दोस्तों जो इसका एडवांस वेरिएंट होगा उसमें कई तरीके के फीचर्स होंगे, जैसे कि एक पल्स डॉपलर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रडार, जिसमें कि एक नॉन मूविंग 360 डिग्री कवरेज सिस्टम है, और इसमें 4 फिक्स फेस्ड एरे एंटीना पैनल्स होंगे जो कि एक ट्राइपॉड पर माउंट होंगे। और इस रडार को दोस्तों किसी टावर, वाहन या फिर ट्राइपॉड के अलावा मस्तूल पर माउंट किया जा सकता है। मल्टी मिशन क्षमताएं ये हमें प्रदान करेगा और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर में ये काफी फायदेमंद होगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आज सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन और नालिया एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया, और ये दो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस हैं हमारे फॉरवर्ड एरिया के। और सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के खतरों को बेअसर करने में सैनिकों के अटूट साहस और उनके प्रोफेशनलिज्म की प्रशंसा भी की। उनके बैकग्राउंड में पिचौरा सैम सिस्टम दिख रहा है, जिसका सोवियत SNR 125 लो ब्लो रडार देखा जा सकता है। फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।